विधवा बहू दिल छू लेने वाली कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने अपने पति को खोने के बाद सिर्फ अकेलापन नहीं बल्कि समाज का जुल्म भी झेला। सास के तानों, अपमान और चुप्पी के बीच उसकी जिंदगी चलती रही, जब तक एक दिन किसी ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। खबरदार, अगर दोबारा हाथ उठाया। उस आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि ऐसी चेतावनी थी कि पूरे हॉल में मौजूद हर इंसान एक पल के लिए जैसे सांस लेना भूल गया। कुछ सेकंड पहले तक जहां चीख चिल्लाहट, बर्तन गिरने की आवाज और तानों की गूंज थी, वहां अचानक एक सन्नाटा पसर गया। मैं उसी हॉल के ठंडे फर्श पर गिरी हुई थी। चारों तरफ सब्जियां बिखरी थी, कुछ प्लेटें टूट चुकी थी और मेरा पूरा शरीर डर और अपमान से कांप रहा था। अभी अभी मेरी सास ने मुझ पर हाथ उठाया था और शायद अगला थप्पड़ और जोर का होता अगर दरवाजे पर खड़े उस अजनबी शख्स ने बीच में दखल ना दिया होता। मेरी सास ने पलटकर गुस्से में कहा कि ये उनके घर का मामला है और किसी बाहरी को इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन उस शख्स की आवाज़ और सख्त हो गई। उसने साफ कहा कि ये कोई घर का मामला नहीं बल्कि खुलेआम हो रहा जुल्म है और वे अपनी होने वाली जिंदगी में किसी औरत के साथ इस तरह की हैवानियत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कहते हुए वे आगे बढ़ा। उसने मुझे जमीन से उठने में सहारा दिया और पूरे घर वालों को चेतावनी दी कि आज के बाद अगर किसी ने भी इस लड़की को गंदी नजरों से देखा या उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो नतीजा बहुत बुरा होगा। उस एक पल में पूरे घर का माहौल बदल गया और मेरी कांपती आंखों में पहली बार किसी अपने जैसा भरोसा उतर आया। और जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कई बार खुद पर यकीन नहीं होता कि मैं आज भी जिंदा हूँ, क्योंकि कुछ जिंदगियाँ सांस लेने से नहीं बल्कि रोज रोज मरने से बनती हैं। मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। हर दिन टूटना, हर दिन खुद को समेटना और फिर अगले दिन फिर से वही सब सहने के लिए खड़ा हो जाना। मैं एक गरीब मजदूर की बेटी हूँ। मेरे पापा ईंट पत्थर ढोते थे, तेज धूप में जलते थे, हाथ छिल जाते थे, लेकिन जब शाम को घर लौटते तो चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखाते थे। वो हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, सान्या, तू मेरी राजकुमारी है। हालात चाहे जैसे हों, तुझे कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाना। उनकी ये बात मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं थी। मेरी माँ बहुत सीधी थी, कम बोलती थी, लेकिन उनके स्नेह में एक अजीब सी ताकत थी। जब भी मैं उदास होती वो मुझे अपने आंचल में बैठा लेती, मेरा सिर सहलाती और बिना कुछ कहे मुझे ये एहसास दिला देती कि मैं अकेली नहीं हूँ। बचपन से मैंने गरीबी देखी, लेकिन कभी खुद को गरीब महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार से इतना अमीर बना दिया था कि किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई। जब मेरी शादी अभय से तय हुई तो मुझे लगा जैसे जिंदगी ने पहली बार मेरी मेहनत और मेरे सब्र का इनाम दिया हो। अभय सीधा साधा, समझदार और बेहद संवेदनशील इंसान था। उसकी आंखों में सच्चाई थी और बातों में अपनापन। शादी के बाद के 11 महीने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत महीने थे। वो सुबह उठकर सबसे पहले मेरा चेहरा देखता, छोटी छोटी बातों में मेरी हंसी ढूंढता और मुझे कभी ये एहसास नहीं होने देता कि मैं किसी पर निर्भर हूँ। अभय के साथ मुझे लगा था कि अब मेरा संघर्ष खत्म हो गया है। उसके साथ मैं सुरक्षित महसूस करती थी, सम्मानित महसूस करती थी, लेकिन शायद खुशियाँ मेरे नसीब में ज़्यादा देर के लिए नहीं लिखी थी। वह एक रात जब भी मेरी रग रग में सिरहन बनकर दौड़ जाती है। उस दिन अभय किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। मैंने आदतन कहा, जल्दी लौट आना। वो मुस्कुराया और बोला, तेरे लिए जलेबी लेकर आऊँगा। लेकिन वह लौटकर कभी नहीं आया। रात के करीब 2 बजे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई।
जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने जो कहा वह मेरे कानों से उतरते ही जैसे मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। उस पल मुझे लगा मेरी सांस रुक गई है, जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है और समय थम गया है। अगले दिन मैं विधवा थी, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, सूनी मांग, खाली हाथ और भीतर से पूरी तरह टूट चुकी। अभय की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि मेरी सास की आंखों में मेरे लिए नफरत उतर आई। वही औरत जो कल तक मुझे बहू कहकर बुलाती थी, आज कहने लगी ये मनहूस है, मेरे बेटे को खा गई। और यहीं से मेरी जिंदगी का असली अंधेरा शुरू हुआ। मेरे बेटे को खा गई। अगर ये लड़की इस घर में कदम न रखती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। मेरी सास के ये शब्द मेरे लिए रोज की सुबह बन गए थे। ये कोई एक दिन का जहर नहीं था, बल्कि हर दिन, हर पल मेरी रग रग में घुलता हुआ दर्द था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि जिस औरत के माथे से सुहाग मिट चुका हो, उसकी आवाज़ समाज सुनना ही नहीं चाहता। मेरे पास सच था, लेकिन सच उस घर में सबसे बेकार चीज़ बन चुका था। मैं चाहती तो उसी वक्त अपने माँ बाप के पास लौट सकती थी, लेकिन उनके थके हुए चेहरे और झुकी हुई उम्र मुझे रोक लेती थी। मेरे पापा पहले ही जिंदगी भर मजदूरी करके टूट चुके थे और मेरी माँ की आंखों में पहले ही बहुत डर था। मैं उनके लिए एक और बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने वही रास्ता चुना जो सबसे मुश्किल था, उस घर में रहना जहाँ मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ा जाता था। धीरे धीरे मैं बहू नहीं रही, इंसान भी नहीं रही, बस एक ऐसी चीज़ बन गई जिसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेरी सुबह अंधेरे में शुरू होती थी। 4 बजे उठना, पूरे घर की सफाई करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, फिर रसोई में घंटों खड़े रहकर खाना बनाना। बदन टूट जाता था, लेकिन आराम करने की इजाज़त नहीं थी। अगर ज़रा भी देर हो जाती तो ताने शुरू हो जाते। कई बार तो गालियाँ और हाथों की मार भी मिलती। उस घर में मेरी थकान, मेरी बीमारी, मेरा दर्द कुछ भी मायने नहीं रखता था। मेरी ननंद रितिका मुझसे हमेशा नफरत करती थी। उसे लगता था कि मैं उससे ज़्यादा समझदार हूँ, ज़्यादा शालीन हूँ, और यही बात उसे चुभती थी। वह खुद को बहुत सुंदर मानती थी, और जब उसका रिश्ता एक बड़े अफसर एसीपी आरव से तय हुआ तो घर में जैसे अचानक रोशनी आ गई। मेरी सास हर वक्त उसी की तारीफ करती रहती थी और मुझे याद दिलाती रहती थी कि मैं तो सिर्फ एक मनहूस साया हूँ जो इस घर पर बोझ बनकर बैठा है। उसी दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तेज बुखार से मेरा बदन कांप रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और पैरों में खड़े होने की ताकत तक नहीं बची थी। फिर भी मेरी सास ने साफ कह दिया, मेहमान आने वाले हैं, बीमारी का नाटक मत कर। पूरे घर के लिए तरह तरह के पकवान बनाने का आदेश मिला। मैं रसोई में घंटों खड़ी रही, पसीने में भीगती रही, हाथ कांपते रहे, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं थी। जब मेहमान आए तो मेरी सास ने उनके सामने ये तक नहीं कहा कि मैं उनकी बहू हूँ। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि मैं कोई गरीब दूर की रिश्तेदार हूँ जो घर में काम करती हूँ। उस एक पल में मेरे अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया। मेरा सिर अपने आप झुक गया, क्योंकि विरोध करने की ताकत मुझ में कब की खत्म हो चुकी थी। खाना परोसते वक्त मेरे कांपते हाथों से सब्जी का बर्तन गिर पड़ा। बर्तन गिरते ही जैसे पूरा घर मेरे ऊपर टूट पड़ा। मेरी सास ने बिना सोचे समझे सबके सामने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। वे थप्पड़ सिर्फ मेरे गाल पर ही नहीं पड़ा था, वे मेरी आत्मा को चीर गया था। उन्होंने चीखते हुए कहा, अंधी हो गई है क्या? पहले मेरे बेटे को खा गई और अब मेरी बेटी की किस्मत भी खराब कर रही है।
उस वक्त मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, शायद मेरी आंखें भी अब रोना भूल चुकी थी। लेकिन उसी पल पहली बार किसी ने मेरे लिए आवाज़ उठाई। आरव आगे आए। उन्होंने मेरी सास का हाथ पकड़ लिया और सख्त लेकिन संतुलित आवाज़ में कहा, बस कीजिए, अब बहुत हो चुका है। फिर उन्होंने सबके सामने साफ कहा कि जिस घर में एक औरत को इस तरह अपमानित किया जाता है, उस घर से रिश्ता करना उन्हें मंजूर नहीं। उस दिन रितिका का रिश्ता टूट गया और उसी के साथ मेरी जिंदगी और भी कठिन हो गई। अब मेरी सास मुझे सिर्फ मनहूस नहीं बल्कि अपनी दुश्मन मानने लगी थी। हर वक्त मुझे कोसा जाता, कहा जाता कि मैंने उनकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है। मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही क्योंकि मेरे पास जाने को कोई ठिकाना नहीं था। उस रात मुझे बिना खाना दिए रसोई में ही सुला दिया गया। ठंडी जमीन पर लेटी हुई मैं देर तक छत को देखती रही और सोचती रही कि क्या सच में मेरी जिंदगी का यही मतलब था? क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने अपने पति को खो दिया? उसी रात मुझे पहली बार समझ आया कि इंसान की मौत से ज़्यादा खतरनाक होती है समाज की सोच, जो जिंदा इंसान को भी मार देती है। अगली सुबह मेरी सास ने मेरे कपड़े बाहर फेंक दिए और कहा कि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपने टूटे फूटे कपड़े समेट रही थी, तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मैंने सिर उठाकर देखा, दरवाजे पर आरव खड़े थे। मेरी सास हैरान रह गई। उन्होंने पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं। आरव ने बहुत शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज़ में कहा कि जिसे आप निकाल रही हैं, मैं उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। फिर उन्होंने सबके सामने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहते हैं। मेरी सास और रितिका चीखने लगी कि मैं विधवा हूँ, अशुभ हूँ। लेकिन आरव ने साफ कहा कि विधवा होना कोई अपराध नहीं होता। जिस औरत ने इतना दर्द सहा हो, वह सबसे ज़्यादा सम्मान की हकदार होती है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर पहली बार मुझसे मेरी मर्जी पूछी। उस पल मेरी आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझकर पूछा था कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने हिम्मत जुटाकर हाँ कहा। कुछ ही दिनों बाद हमारी सादगी भरी शादी हुई, बिना दिखावे के, बिना शोर के। जब मैं उनके घर पहुंची तो दिल में डर था कि कहीं फिर वही जिंदगी ना दोहराई जाए, लेकिन वहाँ माहौल बिल्कुल अलग था। उनकी माँ ने मुझे गले लगाकर कहा कि अब मैं सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे मुझे पता चला कि आरव कोई आम इंसान नहीं है। एक दिन उन्होंने मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें मैं छोटी बच्ची के रूप में अपने पापा के साथ खड़ी थी। तब उन्होंने बताया कि उनके पापा और मेरे पापा पुराने दोस्त थे और वे मुझसे बचपन से जानते थे। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, बस मेरी परीक्षा लंबी थी। आज मैं एक अफसर की पत्नी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक औरत हूँ जिसे इज्जत मिली है। मेरी सास और ननद अपनी ही नफरत में जलती रहीं और मैं अपने नए जीवन में आगे बढ़ गई। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि अगर वह दर्द ना होता तो शायद मुझे अपनी कीमत कभी समझ नहीं आती। सान्या की जिंदगी ने ये साबित कर दिया कि औरत की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं होती, और जब उसे सम्मान मिलता है तो वही खामोश लड़की सबसे मजबूत कहानी बन जाती है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।